यस स्टूडेंट, क्लास 10th आप लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस में हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, भावनाओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के माध्यम से एक सूत्र में बंधा होता है। और इस राष्ट्र के लिए जो समुदाय के व्यक्ति होते हैं एक अपनी विशेष पहचान स्थापित करते हैं, और लोगों की जो यही भावना होती है यही जो है राष्ट्रवाद कहलाती है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे जैसे कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति लगाव और उसकी सीमा, संस्कृति, भाषा, विचार, ये सब जो है राष्ट्रवाद के अंतर्गत आते हैं। तो हम पहले यूरोप में राष्ट्रवाद, आप लोग जो है इसमें हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है फ्रांस के बारे में। तो जो फ्रांस जो है, फ्रांस में ही राष्ट्रवाद का सबसे पहले उदय हुआ। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इस लेसन में हम ये जानेंगे। तो इसके पहले आप लोगों ने क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप लोगों ने क्लास 9th में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जिसमें ये बताया गया है कि फ्रांस में किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांस में किस तरह से क्रांति आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोगों ने उसमें क्रांति पढ़ी होगी। तो आप लोग ये जानते हैं कि किस तरह से जो है फ्रांस में क्रांति आई। तो थोड़ा सा, ज़्यादा तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जब 1750 के नियर में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, तो उस समय वहाँ पर फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस में जो है राजा का शासन हुआ करता था। राजा का शासन हुआ करता था। तो जो राजा जो है, जब औद्योगिक क्रांति आई वहाँ पर इंग्लैंड में, तो फ्रांस में जो राजा होते थे वो दो ही वर्ग थे फ्रांस में। पहले एक उच्च वर्ग होता था और एक निम्न वर्ग होता था। तो जब क्रांति आई, जो है राजा जो कर बनाता था वो सब किसके ऊपर लादा, वो सब जो है निम्न वर्गों पर लाता था। अब निम्न वर्गों को जो कर देना पड़ता था, तो इससे जो है उनके बीच में एक मध्यम वर्ग जो है उभर कर सामने आया। जो मध्यम वर्ग जो है वो जैसे व्यापारी वर्ग हुए, शिक्षक हुए, बिजनेसमैन हुए, ये सब जो है मध्यम वर्ग में उभर कर आए। तो उनके ऊपर जब कर ये लादा गया तो उनको ये कर देना उनके लिए असंभव हो गया। तो उन्होंने मध्यम वर्ग ने जो है फ्रांस में क्रांति जो है शुरू की। तो उस समय जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस समय वहाँ पर लुई 16वां शासक था। लुई 16वां शासन कर रहा था। लुई 16वां बड़ा ही निरंकुश शासक था। तो वो क्या करता था, जो भी व्यक्ति आवाज़ उठाते थे वह सबको एक वहाँ पर जेल बनाया था जिसका नाम था बास्टील। वह उसमें लोगों को क्या कर देता था, कैद कर देता था। जो तो तब लोगों के सामने जब क्रांति आई, जब क्रांति आई, तब लोगों ने क्रांति किया, अर्थात ऐसे निरंकुश शासन का अंत किया जाना चाहिए। तो 1791 में लुई 16वां के ऊपर को निरंकुश लगाया गया, उसे देशद्रोह लगाया गया, और 1993 के आसपास उसको जो है फांसी दे दी गई। और वहाँ से ही एक ऐसी सरकार की योजना बनाई गई जो लोगों के अधिकारों पर आधारित हो। तो इसमें लुई 16वां के बाद जो अधिकार थे वो सब जनता के अंदर आ गए। और आपका जो ये अध्याय है वहीं से ये राष्ट्रवाद का उदय आपका 1789 के बाद से ही ये आपको 10th में पढ़ने को मिला है, जिसको आप यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला ये चैप्टर है। तो यहाँ पर आप लोग जब पहले देखेंगे तो यहाँ पर फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियो ने एक यहाँ पर ये चित्र बनाया। जैसे देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं जूम करके। तो फ्रेडरिक सॉरियो ने 1848 में जो है ऐसे चार चित्र बनाए, जिन 4 चित्रों में ये आपको देखने को मिल रहा है। इसमें राष्ट्र एक ऐसे आदर्श समाज की उन्होंने कल्पना की है जिसको उन्होंने क्या कहा है कि यूटोपिया कहा है। यूटोपिया जो है, यूटोपिया एक ऐसा जैसे जिसमें दुनिया के लोग अलग
अलग राष्ट्रों के समूहों में तो ये फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में ये जो है 4 चित्र बनाए हैं। 4 चित्र में जिसमें एक यहाँ पर चित्र आपके जूम करके हम दिखा रहे हैं। इस चित्र में फ्रेडरिक सारियो ने सामाजिक और जनतांत्रिक गणतंत्रों की कल्पना की है और इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इन लोगों के विभिन्न सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष जो हैं सम्मिलित हैं। ये लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा का वंदन करते हुए चले जा रहे हैं और जिस समय फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकार स्वतंत्रता को इसमें एक देखेंगे आप, एक स्वतंत्रता की यहाँ पर मूर्ति ये जो है बनाई गई हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति को महिला के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। यह चित्र महिला के साथ हाथ में जो है ज्ञानोदय की एक मशाल है, ज्ञान की एक मशाल है और दूसरे हाथ में मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। और यहाँ पर देखेंगे ज़मीन पर, ये देखिए ज़मीन पर जो है, ज़मीन पर कुछ अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो किसके हैं, जो ज़मीन पर जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं ये उस निरंकुश राजा के अवशेष हैं। अब सारियो के जो ये कल्पनादर्श, ये जिसे हम यूटोपिया कहेंगे, दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हैं जिनकी पहचान उनके वस्त्रों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। वे स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। अब इसमें जो है कई देश हैं, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड जो राष्ट्र राज्य बन चुके हैं और फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। इसमें फ्रांस जो है वो भी है, अपने तिरंगे से वो भी पहचान बनाए हुआ है अपने, अब प्रतिमा के आगे आगे अभी पहुंचा है। और जर्मनी है और ये भी उल्लेखनीय तथ्य है कि सारियो जो ये चित्र बनाया है तो इसमें तब तक जर्मन जो है वो विशाल राष्ट्र नहीं बना हुआ था। अब इसमें इसके बाद का जो है आपको इसमें दिखाएंगे, बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब फ्रांसीसी क्रांति में 1718 के बाद का जो ये यूरोप है, इसमें क्या क्या जो है लोगों ने सुधार किए। सबसे पहले इसमें देखेंगे राजा के शासन को समाप्त किया गया। आपको बताएं कि लुई 16वां जो था उसको समाप्त किया गया 1791 में, उसके ऊपर देशद्रोह किया गया और 1793 में उसको फांसी दी गई। और उसके बाद क्या हुआ, नागरिकों के हाथों में शासन आया तो वहाँ पर एक ऐसे जनतंत्र की स्थापना की गई, प्रजातंत्र की स्थापना की गई ताकि जनता के हाथों में जो है सारे अधिकार आए। और एक है स्टेट जनरल पहले जो है स्टेट जनरल था 1789 में। स्टेट जनरल जो है एक आम सभा थी जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदायों के संपदाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। बाद में जो है उसका नाम क्या रखा गया, नेशनल असेंबली रखा गया। उसके बाद जो है फ्रांसीसी झंडे का चुनाव, जिस तरह से हम भारत में स्वतंत्र हैं तो हम भारतवासी, हमारा एक झंडा है, हमारी पहचान होती है, अगर हम कहीं भी हैं तो इंडियन है, ये भारतीय झंडा है। उसी तरह से फ्रांस में भी फ्रांसीसी झंडे का जो है ट्राई कलर के झंडे को बनाया गया। फिर है फ्रेंच राष्ट्रीय भाषा घोषित, जैसे कि बताए थे कि जैसे इसमें था एक हैब्सबर्ग था जिसमें कई राज्य थे, हंगरी था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था। ये सब क्या करते थे, अलग अलग जगहों में अलग अलग भाषा जो है बोली जाती थी। तो ये हुआ कि नहीं, जो भी भाषा हो फ्रांस की अपनी एक जो है फ्रेंच भाषा हो और फ्रेंच भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई। फिर है पृथ्वीभूमि अन्य समान अधिकार, जैसे कि पृथ्वीभूमि का अधिकार दिया गया कि जो भी पिता की भूमि होगी वह उसके पुत्र को ही वंशानुगत मिलेगी और उसको अन्य समान अधिकार दिए गए। और नई स्तुतियाँ, शहीदों का गुणगान किया गया। नई स्तुतियाँ जैसे कि उनके ऊपर श्लोक बनाए गए, जैसे कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे स्वतंत्रता के ऊपर गीत लिखे गए, वंदे मातरम का है, राष्ट्रगान है, ये सब चीज़ें लिखे गए। हम उनके नाम पर, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, हम उनके नाम का गुणगान करते हैं, हमको कई सारे मूवीज़ देखने को मिलती हैं। उसी तरह से यहाँ पर नई स्तुतियाँ भी दिखाई गई, शहीदों का गुणगान किया गया जिन्होंने राष्ट्रवाद की प्रेरणा लाकर, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति का योगदान दिया फ्रांस की क्रांति में। उसके बाद होता है आयात और निर्यात शुल्क जो है समाप्त किए गए। फ्रांस में ऐसा था कि आयात और निर्यात में कई जैसे शुल्क लगाए गए थे। जैसे मान लीजिए कि एक स्थान है, जैसे फ्रांस है, तो फ्रांस में अगर हमको एक स्थान से जो है 20 स्थान पर अगर जाना है तो हमको जो है कई शुल्क देने पड़ते थे, मतलब इतने बीच में जो है कई शुल्क देने पड़ते थे। तो ऐसे शुल्क की जो है समाप्ति की गई। भार नाप तौल की इकाई 1 की गई।
जैसे कि अगर वहाँ पर दिया भी गया है, आपके बुक में आप पढ़ेंगे तो उसमें जो भार की इकाई थी उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग बनाया गया था। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कहीं पर कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसका एक जगह पर मान लीजिए उस कपड़े 5 मीटर कपड़ा खरीदते हैं तो उसकी कहीं पर वो 80 माना ही जाता था और कहीं पर उसकी इकाई जो है और अलग थी। इस तरह से जो है माप तौल की जो इकाई थी वो अलग अलग थी। तो इसमें जो है इसकी इकाई को एक किया गया, अर्थात जहाँ भी हो, जैसे कि अगर हम एक जगह पर कपड़ा खरीदते हैं तो उसकी इकाई जो है, उसकी माप जो है दूसरी जगह पर भी वहीं पर हो। पूरे यूरोप में प्रजातंत्र लागू करने की घोषणा, और ये घोषणा की गई कि पूरे यूरोप में जो है एक ही प्रकार की एक ही प्रकार की सरकार होगी जिसे प्रजातंत्र की सरकार कही गई। प्रजातंत्र की सरकार मतलब सारी शक्तियां जो हैं वो जनता के हाथों में होंगी। फिर है जैकोबिन क्लब की स्थापना। जैकोबिन क्लब की स्थापना में, जैसे जैकोबिन क्लब है, फ्रांसीसी क्रांति के समय यह सबसे प्रभावी राजनीतिक क्लब या सभा थी। इससे संबंधित लोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर जो है राजनीतिक विचार विमर्श करते थे। तो ऐसे जैकोबिन क्लब की स्थापना से फ्रांसीसी क्रांति को जो है बहुत बल मिला। तो जगह जगह पर जो है फ्रांसीसी जैकोबिन क्लबों की स्थापना की जाने लगी और उसकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए जो रास्ता तैयार किया गया। इससे क्रांतिकारी युद्धों में जो है राष्ट्रवाद के विचार जो है वो विदेशों में भी जाने लगे। तो इसके बाद फिर देखते हैं इंग्लैंड। तो आपका जो है ये सब चीज़ें आपका 1789 से लेकर 1799 तक चला। मतलब इतने सारे जो है ऊपर ये जो बताए गए इतने सारे सुधार किए गए फ्रांसीसी क्रांति के बाद। आप लोग जैसे हम इसका पूरा जितना बनाए हैं इसका हमने एक हेडिंग वाइज इसका निचोड़ तैयार कर लिया गया ताकि हम इसी के ऊपर आपको बताएं, और आप जो भी पढ़ेंगे ये सब आपको जो भी हम बता रहे हैं आप बुक जब पढ़ेंगे सब आपको इसमें से मिलेगा। अब आप देखते हैं कि उसके बाद जो है आपका 1799 से 1815 में तभी इतना सारा मतलब इतने सारे सुधार किए गए। लेकिन इस सब का जो है श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट आया जो 1799 से लेकर 1815 तक उसने शासन किया और 1804 में उसने नेपोलियन कोड की स्थापना की। नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानी जाती है। अब वो यद्यपि उसने बहुत से सुधार किए लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिसमें नेपोलियन की समाप्ति हुई। तो उसने क्या क्या, ये कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि नेपोलियन के क्या क्या जो है उसने सुधार किए थे, क्या क्या उसने लागू किया था। तो फर्स्ट हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। नंबर 1 है जन्म के आधार पर अधिकार की समाप्ति। पहले जो उसने दिया था कि पहले नागरिकों के द्वारा दिया गया था कि पृथ्वी जिसे ला पार्टे और नागरिक जैसे विचारों को जो है प्रस्तुत किया गया था कि तो इसने ये कहा कि जो जन्म के आधार पर लोगों को जन्म के आधार पर जो अधिकार मिल रहे हैं उसको उन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने क्या कर दिया, समान कर दिया। फिर आपका आता है कानून के समक्ष समानता। उसने ये भी दिया कि कानून की नज़र में सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। सभी एक ही, जो उसमें फ्रांस के समय में था कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग को ही सारे कर जो है झेलने पड़ते थे। तो ये सब चीज़ें जो है नेपोलियन ने ख़त्म कर दी। कानून के समक्ष सबको समान कर दिया। संपत्ति का अधिकार दिया, मतलब कि जो इसमें था कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको नेपोलियन ने लागू किया कि जो अपना संपत्ति है ये सबको अधिकार होगा। फिर आपका आता है भू दासत्व व जागीरदारी प्रथा की समाप्ति। पहले क्या था, पहले जो भू दासत्व, पहले एक बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। उस समय क्या था कि जो भी अगर जमींदार के खेत पर अगर कोई भी कृषक खेती करता था तो उसके आने वाले जो परिवार होते थे वो भी उसी पर खेती करते थे। तो ऐसे भू दासत्व या बंधुआ मजदूरी की जो है उसने समाप्ति कर दी। वह जागीरदारी प्रथा की समाप्ति भी नेपोलियन ने खत्म कर दी। अब आपका आता है उसने और क्या किया, यातायात व संचार में सुधार। जैसे कि कोई भी देश तब तक नहीं प्रगति कर सकता है जबकि उसके यातायात के साधनों में या संचार के साधनों में सुधार न हो। तो ये सब जो है नेपोलियन ने यातायात में सुधार किया और संचार के साधनों में सुधार किया। प्रशासनिक सुधार किया। प्रशासनिक सुधार में जैसे इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, ऐसे में उसने प्रशासनिक सुधार किया। और उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट है 39 जैसे 39 राज्यों का
उसने संघ बनाया जिसका नाम उसने रखा क्या, जर्मन महासंघ। ये जो है उसकी बहुत बड़ी उसमें ख्याति हुई। लेकिन इतने सारे सुधार करने के बाद भी नेपोलियन के जो है कुछ ऐसे फॉल्ट थे जिससे नेपोलियन का जो है अंत हुआ। तो इसमें पहले क्या किया उसने, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। देखिए कोई भी राष्ट्र अगर तभी जो है आगे बढ़ सकता है जब उसमें प्रेस की स्वतंत्रता उसको मिले, ताकि वह सरकार की आलोचना या उसकी समालोचना को कर सके। जब तक सरकार की ड्रॉबैक्स या सरकार की क्वालिटी जो है जनता के सामने नहीं आएगी, तब तक वो सरकार सफल नहीं हो सकती। तो उसने क्या किया था, नेपोलियन ने ये प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। उसकी सबसे बड़ी ये डिफ़ॉल्ट आई। करों में इजाफा, उसने जो है कर जो है बढ़ा दिए थे, ये भी उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स आई। उसने सेना में जबरन भर्ती, और सेना में जो भी लोग थे उनको सेना में जो है जबरन भर्ती करने की प्रक्रिया उसने लागू की। तो ये धीरे धीरे, जहाँ एक तरफ फ्रांस की जनता वो लुई 16वां के आतंक से, निरंकुशता से वह छुट्टी पाई थी, उसको मुक्ति मिली थी, वहीं धीरे धीरे ये ज्ञात हो रहा था कि जिस स्वतंत्रता से, जिस उन्होंने निरंकुशता से उनको अंत मिला था, वही उनको ये महसूस हो रहा था, फ्रांस की जनता को ये एहसास हो रहा था कि वो तानाशाही जो है फिर से आरंभ हो रही है। तो इन दिस वे आपका ये छोटा सा भी आज हम फर्स्ट डे इसका हम वीडियो बनाए हैं, और नेक्स्ट डे इसको जो है इसके आगे का हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग जो है बुक को ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। बुक इतना जो बता दिए हैं, इतना आप लोग अगर सुन लेंगे और बुक को पढ़ लेंगे तो आई होप आपको इसका जो फ्रांस का, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है, ये आपका शुरुआती जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तब तक आप लोग इसको जो है रिपीट करते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट डे